दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जीके के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? मतलब ये सब जो देश दिया है इसमें कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसके ऑप्शंस है फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जो ये सारे देश है वो जो जर्मनी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितनी है? 5 है। कौन कौन देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भाग लेते हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 ही देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भाग लेते हैं। ये सब अस्थायी सदस्य और जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? तो इसके ऑप्शंस है स्वर्ण सिंह, स्वराज पाल, स्वराज लाल और धनराज पाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पाल। ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पाल। भारतीय मूल के उद्योगपति स्वराज पाल को, कौन थे भारतीय उद्योग के मूलपति कौन थे? स्वराज पाल को ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया था। कितने ईस्वी में? 1996 ईस्वी में इनको लॉर्ड का खिताब दिया था। लेबर पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ किस अध्यक्ष पे? लेबर पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बने और बैरन पॉल की पदवी ग्रहण की। कब इसकी पदवी ग्रहण की? बैरन पॉल की। दिसंबर 2008 में उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का उपाध्यक्ष चुना गया। अब उनको उपाध्यक्ष कब चुना गया हाउस ऑफ लॉर्ड का? 2008 ईस्वी में। तो वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था? तो स्वराज पाल को दिया था। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया? किसको? तो हैदराबाद है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? बेंगलोर को। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली या आईआईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। यही कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? बेंगलोर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो इसके ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। अब तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। रामेश्वरम किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पड़ता है। आप पूछेगा रामेश्वरम किस राज्य में है, तो पहले तो तमिलनाडु में, और किस जिले में है? तो कन्याकुमारी जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पोखरण 2 मतलब पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? तो इसके ऑप्शंस है 11 जून 1998 में, 9 जून 1998 में, 11 मई 1998 में, 20 मई 1998 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 11 मई 1998 में। अब ये किसके द्वारा परीक्षण किया गया था? अब ये जानते हैं। भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कौन थी? जो हमारा भारत था उसकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। उन्हीं के कार्यकाल में, मतलब वो जो अपना शासनकाल चला रहे थे 1974 में, पहला परमाणु बम वो परीक्षण किए थे। फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी। अब पहले तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उनका शासनकाल कितने में था? 1974 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण परीक्षण 11 व 13 मई 1998 को किया था। अब समझ में? 11 मई 1998 को किया था। इसी उपलब्धि की याद में प्रत्येक साल 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस मनाया जाता है। अब ये पूछेगा राष्ट्रीय तकनीक दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। और राष्ट्रीय तकनीक दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रैंड कैनियन है। अब ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है, एक बड़ी तोप है, या एक नदी है, या एक पुरानी तोप है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एक खड्ड है।
क्या है ग्रैंड कैनियन? क्या है? एक खड है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एरिजोना राज्य होकर बहने वाली एल्गोडो नदी की धारा से बनने वाली खड, मतलब तंग घाटी। तंग घाटी खड को क्या बोला जाता है? पहली बात, ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड है जो तंग घाटी, और ये कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और किस राज्य से होकर निकलती? एरिजोना राज्य होकर बहने वाली कैरोलोडो नदी से की धारा से बनी एक खड तंग घाटी है। समझ में? ग्रैंड कैनियन का एक खड एक तंग घाटी है, और ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किसी स्थान का मानक रूप निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कैसे होता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है देशांतर रेखा से, अक्षांश रेखा से, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से, प्रधान मध्याह्न रेखा से। अब किसी भी स्थान का मानक रूप कैसे निर्धारित, स्टैंडर्ड टाइम हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे? तो इसके ऑप्शन है, इसके आंसर है देशांतर रेखा से। ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखा, इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखा। किसी भी स्थान का मानक रूप निर्धारित करने के लिए देशांतर रेखा की जरूरत होती है। प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है। आप देखिए जाना है देशांतर रेखा क्या होता है। देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होते हैं। सूर्य के सामने कब होगी यह? इस कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर रेखा कब होती है? जब सूर्य के सामने होगा तभी देशांतर रेखा होगा, और इसमें हर देश का कितना डिफरेंस रहता है टाइम का? हर 4 मिनट में। जैसे हमारे देश में जितना हो रहा है उसे अगले देश में 4 मिनट का डिफरेंस, 4 मिनट का अंतर रहता है देशांतर रेखा के कारण। किसी स्थान का मानक रूप निर्धारित किया जाता है। किसके? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बोडो निवासी या बोडो कहाँ के निवासी है? तो इसके ऑप्शन है गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजोन बेसिन के और मध्य प्रदेश के। कहाँ के निवासी है? गारो पहाड़ी के या संथाल परगना के, अमेजोन बेसिन के या मध्य प्रदेश के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गारो पहाड़ी के। ऑप्शन नंबर ए गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भारत में पाई जाती है। अब देखते हैं बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलता है? तो ये सब बोडो पहाड़ी किस, बोडो जो निवासी कहाँ मिलेगा? असम में, मेघालय में और मिजोरम में। बोडो निवासी, पहली बात क्वेश्चन है बोडो निवासी कहाँ रहते हैं? तो गारो पहाड़ी में। और गारो पहाड़ी भारत के किस भाग में है? तो पूर्वी भाग में। और किस राज्य में है? तो असम में, मेघालय में और मिजोरम में, क्योंकि भारत के पूर्वी राज्य है असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? किस किस को जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंत महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, और हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। अब पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को जोड़ती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। और देखिए जो पनामा नहर है किसको किसको अलग करती है? ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है पनामा नहर किसको किसको अलग करती है? तो वो अलग करती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर अलग करती है। यह अंटार्कटिक महासागर और तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है। और ये किसको किसको मिलाती है? अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। और इसके दोनों सिरों पर कोलान और पोलाना बंदरगाह स्थित। अब ये भी पूछ सकता है पनामा के दोनों सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कोलन तथा पनामा बंदरगाह स्थित है। अब हमको एक क्वेश्चन इसमें पता चल गया कौन जोड़ती है कौन अलग करती है। तो जोड़ती कौन है? प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर। अब पनामा नहर किसको अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। तो माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक
ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पाई जाती है, यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर है। कहाँ है, यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर। माउंट एटना क्या है, सक्रिय मतलब बहुत तेज ज्वालामुखी है जो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर। अब ये भी पूछ सकता है माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है, तो इसके ऑप्शंस है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। कौन कौन है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, हिमालय, अरावली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश है तो शिवालिक है। अब हम जानते हैं इसके बारे में, हिमालय कितने भागों में से बना, हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। अब पहला क्वेश्चन हो गया, हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो एक दूसरे से समांतर फैली हुई है। तो सब जानेंगे जब पर्वत मिलता है तो एक दूसरे से फैली होती है। इनमें पहला है महाहिमालय। अब ये भी पूछ सकता है सबसे पहला कौन है, महाहिमालय। यह सबसे उत्तर की श्रेणी है, उत्तर की श्रेणी कौन है, महाहिमालय। दूसरा है लघु हिमालय, दूसरा कौन है, लघु हिमालय। भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय पे, मतलब क्या, जैसे जड़ी बूटी बनता है तो कहाँ, हिमालय पे ना मिलता है, तो ये जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय पे है। तीसरा है ट्रांस हिमालय, यह मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय कहाँ फैला हुआ है ये भी पूछ सकता है, तो तिब्बत में। और चौथा है शिवालिक, शिवालिक यह मुख्यतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, दक्षिण में, और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वत पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है। कम ऊंची शिवालिक, हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन है, तो शिवालिक, क्योंकि ये कम ऊंचा है इसलिए इसको शिवालिक, हिमालय का पर्वत प्रदेशीय है। अब ये जान गए हिमालय कितने श्रेणियों से मिलकर बना है, तो 4 श्रेणी से। कौन कौन श्रेणियों से, पहला है महाहिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है ट्रांस हिमालय और चौथा है शिवालिक। शिवालिक कम ऊंचा होने के कारण पर्वत पर्वतीय प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा कहाँ रबर का उत्पादन होता है, तो इसके ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केरल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो केरल। भारत का मुख्य मतलब सबसे ज्यादा कहाँ से करता है, केरल। यह पूरा भारत का 90% खुद, मतलब पूरा देश में जो 100% मिला 90% सिर्फ केरल ही रबर का उत्पादन करता है। केरल के अलावा तमिलनाडु, केरल के अलावा कौन कौन राज्य है जो इसका उत्पादन करते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका उत्पादन होता है। भारत में पहला कृत्रिम रबर खाना, मतलब कृत्रिम हाथ से बनाया जा रहा रबर खाना कब स्थापित किया गया था, 1955 में। और कहाँ किया गया था, बरेली में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में पहला रबर खाना कब स्थापित किया गया था, 1955 में। कहाँ किया गया, तो बरेली में। सबसे ज्यादा भारत में रबर का उत्पादक राज्य कौन है, तो केरल। कितना प्रतिशत उत्पाद करता है, तो 90%। तो इस रबर के बारे में जितनी बात करें सारी बात मैंने बता दी। अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आम्रवर्षा, आम्रवर्षा क्या, अभी ये देखना है, इसको देखिए अच्छे से। आम्रवर्षा क्या है, आम्रवर्षा को हिंदी में क्या बोलेंगे, आमों की वर्षा क्या है, तो इसमें आमों की बौछार होती है, आम का टपकना, आम टपकता है। एवं बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। अब आम्रवर्षा क्या है, तो आम्रवर्षा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। अब हम लोग भी जानते हैं सबसे ज्यादा लीची कहाँ उत्पादक होता है, सबसे ज्यादा भारत में होता है। अब भारत के किस जिले में होता है बताइए, पहले तो किस राज्य में पूछेगा, तो बिहार में। किस जिले में, तो मुजफ्फरपुर में। बहुत फेमस है लीची, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज्यादा फेमस है, इसको शाही लीची भी बोला जाता है। इसलिए आम्रवर्षा क्या होगा, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं,
आम्र वर्षा। उसके बाद में मानसून जून माह से सितंबर तक सक्रिय था। मानसून कब स्टार्ट होता है भारत में? जून से सितंबर तक, लेकिन मार्च अप्रैल में जो होती है उस सूर्य की उपस्थिति में कर्क रेखा के आसपास हो जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और धूल भरी आंधियां चलने। इस मौसम में सब कितने मार्च अप्रैल में अजीब सा मौसम हो जाता है, धूल चलने लगती है और इन्हीं चक्रवाती हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा का यही मतलब हो गया बिहार एवं बंगाल में मार्च में होने वाली वर्षा। इसी वर्षा में आम का उसके बाद आम का सीजन आ जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। मतलब पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन? अनाईमुडी, नीलगिरी, मल्यनगिरी, इनाईमली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कहाँ है? नीलगिरी। अब देखिए, पूर्वी घाट भारत के दक्षिणी में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर पर फैले हुए हैं, जबकि पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी समुद्री तट के सहारे फैला। पूर्वी घाट भारत में कहाँ फैला हुआ है? दक्षिणी समुद्री तट पे। और भाई पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी घाट के सहारे फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियां क्या करती है? जो नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाने का काम करती है। नीलगिरी की पहाड़ियां क्या करती है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाने का काम करती है। यही बोला जाता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान क्या है? तो नीलगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के संस्थापक थे वो कौन थे? क्या थे? इसका ऑप्शन है असैनिक सेवक, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा असैनिक सेवक, ऑप्शन नंबर ए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक। असैनिक सेवक। ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक। अब इसके कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए ह्यूमन और उसके साथियों ने कब इसकी स्थापना की थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी की स्थापना कब की गई थी? 1885। और किसने की? ए ह्यूमन उनके साथियों ने। ए ओ ह्यूम एक सिविल सेवक थे। 1885 में डरफिन के कहने पे ह्यूम ने भारतीय नेताओं से मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया और उसके पहले महासचिव बने। अब बताइए, ए ह्यूम क्या थे? सिविल सेवक थे। 1885 में से किसकी बात कहने पे? डरफिन के काम कहने पे भारतीय नेताओं से मिलकर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की थी। वो क्या थे? असैनिक सेवक थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च। मतलब भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? मार्च कितनी ईस्वी में? तो इसके ऑप्शंस है 1911 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में और 1941 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में। 1931 भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? मार्च 1931 ईस्वी में। यह क्यों दिया गया? फांसी क्यों दिया गया? तो लाहौर षड्यंत्र केस के कारण भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई 1931 ईस्वी में मार्च में, लाहौर षड्यंत्र के कारण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? इसके ऑप्शन है बीसी पाल ने, खुदीराम बोस ने, मदन लाल ने, उधम सिंह ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। लंदन में जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह गदर पार्टी आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। उधम सिंह क्या था? गदर पार्टी का एक सदस्य था और पंजाब का रहने वाला था। उसी ने लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। स्वराज पार्टी की गठन की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का जो गठन उसकी असफलता के बाद क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल
नाफमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी की गठन की मतलब स्वराज पार्टी जब बनाया गया तो वो भी असफल रहा, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। अब स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 में। और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। और किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। जब असहयोग आंदोलन अपने चरण पे था उस समय चौरा चौरी नामक स्थान पर एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब चौरा चौरी क्या था? चौरा चौरी में क्या हुआ था? असहयोग, पहले तो देखते हैं इसमें स्वराज पार्टी का गठन जब असफल हो गया तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। जब असहयोग आंदोलन शुरू ही हो रहा था तो चौरा चौरी जगह है पुलिस थाना, उसमें जितने कम से कम 20 या 30 कर्मचारी थे उसी में पेट्रोल जला के उसमें आग लगा दिया गया। इसी के कारण गांधी जी निराश हो गया, उसने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड भी पढ़े होंगे। चलिए उसी में पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया, पूरे पुलिस थाने में आग लगा दी गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 9, आईएनए की स्थापना हुई। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई? तो इसके ऑप्शन है बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जापान में। जापान में आईएनए की स्थापना हुई थी। आईएनए का मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए का मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान में। इसके कैप्टन कौन थे? मोहन सिंह। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए इसका गठन किया। इस सेना गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं चित्तरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण जब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गया। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। तब क्या बोले? आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ हुई? तो जापान में हुई थी। किसकी सहायता से हुई थी? मदन सिंह। कब के? 1943 में टोक्यो में रास बिहारी की सहायता से। और कौन कौन थे? रास बिहारी, मोहन सिंह, चित्तरंजन सिंह गिल, सबकी सहायता से आईएनए की स्थापना जापान में की है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन 1919 में उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? इसके ऑप्शंस है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, एससी बोस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? 1919 में। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को। अब ये देखते हैं भारतीय सम्मेलन कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में खिलाफत आंदोलन सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी। तो देखिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी में। इसी में इसका अध्यक्ष चुना गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन और क्वेश्चंस को देखेंगे। हेलो दोस्तों।